अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समाज बहुत बड़ी तादाद में और ये तय करता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी आए। और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछड़ा समाज के लगातार सम्मेलन कर रही है और जातिवार सम्मेलन कर रही है। और ये बताने की कोशिश हो रही है कि पिछड़ा समाज बीजेपी के लिए कितना ज़रूरी है। और ये बैठकें लगातार चल रही हैं। तो क्या इस बार भी ओबीसी समाज बीजेपी का साथ देगा या फिर ओबीसी समाज अपनी राह पकड़ेगा? हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का ओबीसी समाज कहने के लिए पिछड़ा वर्ग है सामाजिक तौर पर, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक किस्मत ओबीसी समाज तय करता है कि इस प्रदेश पर हुकूमत कौन करेगा। ओबीसी समाज के भीतर की ये जो ताकत है और इनकी ये की आपस में जो जुड़ाव और चेन है, ये राजनीतिक तौर पर इतनी मजबूत है कि 90 के दशक से लेकर आज तक अगर आप उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास देखें तो बहनों भाइयों आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार से सामाजिक जागृत ने इस समाज को इतना चेतना में ला दिया है कि ये खुद तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा। पिछड़ा और दलित समाज की ये जो सामाजिक चेतना है, उसी के कारण आप देख रहे होंगे कि उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में अधिकांश बड़े नेता और अधिकांश समय तक 90 के दशक के बाद का शासन आपको इस समाज के लोगों का ही मिलेगा। इस समाज की राजनीतिक स्वीकार्यता किसी अन्य समाज के मुकाबले ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा संगठित और एक नाके से होकर गुजरने वाली है राजनीतिक तौर पर। 90 के दशक का आप इतिहास देखते चलें उत्तर प्रदेश का। मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, फिर मुलायम सिंह यादव, कुछ वक्त तक राजनाथ सिंह का रहना, उसके बाद फिर रामप्रकाश गुप्ता जी का आना, फिर मायावती, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर मायावती, फिर अखिलेश यादव। यह 90 के दशक से शुरू हुआ सिलसिला नेतृत्व तो हमेशा ओबीसी समाज के हाथ में उत्तर प्रदेश का रहा है या फिर शेड्यूल्ड कास्ट समाज का। वोट की ताकत इस समाज ने बहुत बेहतर पहचानी है। और आपको याद होगा कि 2017 में ओबीसी समाज किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, बड़ी तादाद में आया, छप्पर फाड़ कर आया और पूर्ण बहुमत के साथ आया। इस समाज की एक खासियत है, यह समाज जब जिसके साथ जाता है पूरा जाता है और जब जिससे हटता है पूरा हटता है। चाहे आप कल्याण सिंह का साथ देख लीजिए या फिर आप मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल देख लीजिए या मायावती का कार्यकाल देख लीजिए या अखिलेश यादव का कार्यकाल देख लीजिए। अब वर्तमान सरकार इसी दुविधा में फंसी हुई है। शायद यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को मनाने के लिए पूरी ताकत से जुट गई है। इन दिनों लखनऊ में पिछड़ा समाज के जातिवार सम्मेलन हो रहे हैं। हालांकि जाति पर आधारित सम्मेलन अब नहीं हो सकते, लेकिन पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो सकता है। तो आज सरप्राइजिंगली जब मैं आपके साथ डिबेट करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग में यादव सम्मेलन किया था। पिछड़ा समाज में यादव सबसे बड़ी लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो राजनीतिक तौर पर बहुत ताकतवर है, सामाजिक तौर पर भी बहुत ताकतवर है। और पिछड़ा समाज में इनका वोटिंग परसेंटेज सबसे अधिक है। परंपरागत तौर पर यह कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की कट्टर समर्थक मानी जाती है। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस समाज में कुछ वो सेंध लगा पाए। आज इसी वजह से बीजेपी ने यादव सम्मेलन आयोजित किया था पिछड़ा वर्ग के नाम पर। ऐसा नहीं कि पिछड़ा समाज में सिर्फ यादव वर्ग ही है, मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी, राजभर, निषाद, प्रजापति, तमाम बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी समाज के भीतर है। वैश्य कम्युनिटी में भी तमाम ऐसी कास्ट आती हैं जो ओबीसी में बिलोंग करती हैं। कुल मिलाकर अगर इनका टोटल ओबीसी को जोड़ लिया जाए तो आप उत्तर प्रदेश में ये पाएंगे कि ये तकरीबन 42 से 45% के बीच हैं। 42 से 45% वोट बैंक बड़ा। और उत्तर प्रदेश में जिसके पास 30-35% वोट हो वो सरकार बना लेते हैं। तो सोचिए कि अगर सब ओबीसी एक साथ चले जाएं तो उसको कोई सत्ता से हटा ही नहीं सकता।
अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो ये जब इकट्ठे होकर जिसके साथ जाते हैं उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन इस समाज के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, इन्हें अपना नेतृत्व चाहिए। दूसरे के नेतृत्व पर इनका एतबार थोड़ा कम होता है। और कम्युनिटी के साथ ऐसी बात नहीं है, पर इस कम्युनिटी के साथ ऐसी है, इमोशनली ये अपने लीडर को फॉलो करते हैं। इस समाज का जो लीडर होता है उसको वो फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केशव मौर्य हो, चाहे वो केशव देव मौर्य हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और या चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो। ये कम्युनिटी अपने लीडर के साथ खड़ी होती है। ये क्वालिटी है ओबीसी समाज की। जितना मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और यहाँ के सामाजिक परिदृश्य को अब तक के अपने के पत्रकारिता के कैरियर में समझ पाया हूँ। ये भूमिका बताने के पीछे मकसद ये है कि आप ये समझें कि इस कम्युनिटी की फीलिंग क्या है, इनकी आकांक्षा क्या है, इनके सपने क्या हैं, सामाजिक अपलिफ्टमेंट में इनकी क्या स्थिति है, और राजनीतिक तौर पर बहुत जागृत इस समाज ने इस बार क्या तय किया हुआ है। हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे, और चर्चा बहुत ही गंभीर है। कारण इसका क्या है कि यही वो कम्युनिटी है जो तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन होगा। कुछ बयान सुन। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर, मठों पर हमले होते थे। बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था, और यह दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। थाने तहसीलें बिक चुकी थीं, गिरवी रख दी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब उनकी सरकार थी, केवल लूट मचाए हुए थे। पार्टी व्यक्ति के आधार पर तो नेतृत्व मिलता है, जाति के आधार पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं होती। जाति के नाम पर उसको नेतृत्व मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ बहुत ही खास और चुनिंदा मेहमान, और मैंने कोशिश की है कि अधिकांश इसी समाज के नेताओं को आमंत्रित करें ताकि हम इस पर विस्तृत और खुली चर्चा कर सकें। धर्मवीर चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से। अंकित चौधरी ओबीसी मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा, प्रवक्ता और एमएलसी हैं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। सुचि विश्वास कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अंकित अभी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में राजपाल कश्यप जी से करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा है और इन दिनों निषाद कश्यप यात्रा लेकर निकले हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं। कश्यप जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के भीतर, और आप अभी गांव-गांव घूम रहे हैं। आज यादव सम्मेलन किया था बीजेपी ने। आपको क्या लगता है कि इस बार ओबीसी समाज के मन में क्या चल रहा है, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं? देखिए ब्रजेश जी, ये ओबीसी समाज से अब घबरा गई बीजेपी। जब से सामाजिक न्याय यात्रा चल रही है, मैं जुलाई से चल रहा हूँ, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से पार्लियामेंट में लगातार मांग कर रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी का आरक्षण छीना जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, ना जाति जनगणना कराई जाए, और ओबीसी भारी संख्या में बीजेपी को छोड़ के और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आ रहा, इसलिए ये घबराई हुई। इनको पता है क्षेत्र में तो जनता मिल नहीं रही, तो ये लखनऊ में हालों में मीटिंग कर रहे हैं। कहीं बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, किराए के लोगों को ले आना पड़ रहा है। और ये यादव सम्मेलन, यादव, अरे मैं जहां जिस झांसी में बैठा हूं, अरे यहाँ पे पुष्पेंद्र यादव की हत्या की थी योगी पुलिस ने, यूपी पुलिस का भूला नहीं है समाज। जितेंद्र यादव की हत्या नोएडा में
जी यूपी पुलिस योगी की पुलिस, योगी के इशारे पे, और जिस तरीके से नोएडा में जितेंद्र यादव की हत्या की, ये भूला नहीं, वो पैरालिसिस हो गए। और यहाँ पे किस तरीके से, और यहाँ तो बुंदेलखंड की ब्रजेश जी हालत ही खराब है। यहाँ किसान लाइन में लगा है खाद के लिए। एक किसान की ललितपुर में मौत हो गई, 2 दिन से लाइन में लगा था, पाल समाज का भोगी रामपाल। ये सरकार घबरा गई क्योंकि पिछड़े दलित भारी संख्या में माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ लामबंद हो रहे, क्योंकि आरक्षण का घोटाला किया जा रहा। ये लेटरल भर्ती चालू कर रहे हैं आईएएस, जिसमें आरक्षण नहीं दे रहे हैं, और साथ ही साथ में न जाति जनगणना करा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में देश बेचे दे रहे हैं। ये देश गिरवी में रख रहे हैं। पर राजपाल जी, आपने एक बात महसूस की, उद्योगपतियों के सहारे। राजपाल जी, आपने एक बात महसूस की कि 2014, 2017 और 2019 ओबीसी का बड़ा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो मैं कैसे इस बात का यकीन करूं कि 2022 में नहीं मिलेगा, जैसा आप क्लेम कर रहे हैं? जी ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। भारी वोट शेयर ओबीसी का बीजेपी को गया था, इसीलिए बीजेपी बनी थी। आज भारी वोट शेयर बीजेपी से लौट के समाजवादी पार्टी में आ रहा। जिन जातियों का हमारा मैं धरातल पे घूम रहा हूं, मौर्य हो, कुशवाहा हो, राजभर हो, चौहान हो, कश्यप हो, निषाद हो, पाल हो, गडरिया हो, अरकवंशी हो, विश्वकर्मा हो, नाई हो, ये सब जातियां भारी संख्या में उन्हें इन्होंने विजन दिखाया था कि हम आपको नौकरियां देंगे, और ये तो एक जात की सरकार है, अरे हमारी सरकार बनाओ, हम आपके बेचों को कलेक्टर बनाएंगे। हम तो पूरे प्रदेश में घूम के आए हैं, कोई साहू का बेटा कलेक्टर नहीं है, कोई कश्यप का बेटा कलेक्टर नहीं है, कोई प्रजापति का बेटा कलेक्टर नहीं है, कोई नाई का बेटा कलेक्टर नहीं है, कोई भुर्जी का बेटा कलेक्टर नहीं है, कोई बंजारे का बेटा कलेक्टर नहीं है, कोई लोधी का बेटा कलेक्टर नहीं है, न पाल का है, न भुर्जी का है, न लोधी का है, न साहू का है। तो हम तो हमारी सरकार को तो बदनाम करते थे, और ये तो इन्होंने फर्जी आंकड़े दिए थे, 58 एसडीएम यादव हो गए, आज तक सूची नहीं है। ये माननीय थैंक यू राजपाल कश्यप जी। मैं अंकित चौधरी का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं। थैंक यू राजपाल कश्यप जी। अंकित चौधरी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम जाति पंथ मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, पर यहाँ तो खुलेआम यादव सम्मेलन करना पड़ रहा है आपको। देखिए, ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। हम लोग जाति बिरादरी के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं मांगते। हाँ, जाति के आधार पे हम नेतृत्व तय करते हैं। आज जो ओबीसी का हमने जो सम्मेलन करा है, उसमें बताना चाहता हूं कि यादवों का केवल सपा की सरकार में केवल शोषण हुआ है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, केवल वंशवाद की राजनीति हुई है। उसमें केवल अपने चाचा के लड़के, अपने भाई, अपने भतीजे, उन्हें ही सांसद बनाया गया, उन्हें ही विधायक बनाया गया, उन्हें ही करोड़पति बनाया गया। लेकिन जो आम यादव है, जिस यादव ने चीन के समय युद्ध करा, अपनी पराक्रम दिखाया, वो यादव कुल जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसे यादवों को केवल छला गया है। इसी से पहले सन 2017 में टोटल ओबीसी और बड़ी मात्रा में मैं तय करता हूं 80% से ज्यादा यादव भारतीय जनता पार्टी को। पर आप मुझे बताओ कि ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे? आपने 4.25 साल के अब तक के शासन में इस समाज के लिए ऐसा क्या किया कि ये समाज आपको वापस वोट करे? मैं आपको बताना चाहता हूं क्या नहीं करा। आज जो ओबीसी समाज पिछली सरकारों में अपना आपको पीछे माना जाता था। राजपाल जी प्लीज बीच में इंटरप्ट, नो राजपाल जी नो प्लीज जी, आप बोले अंकित जी। जो आपको हताश, राजपाल जी पहले पूरा विषय सुन लीजिए, आप बोले, बिल्कुल मत बोलिए। हाँ। आप लोगों ने छला है, छलते नहीं तो आज ओबीसी इतनी बड़ी मात्रा में भाजपा में नहीं आता। शायद आप मुझे कारण बताइए अंकित जी कि आपको ओबीसी समाज वोट क्यों दे? भाई आज आप ये देखिए, ओबीसी समाज को कितना बड़ा नेतृत्व केंद्र से लेकर प्रदेश में मिला है, कितना बड़ा ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्कीम, अपने विचार और उनके लिए जितना भारतीय जनता पार्टी बताइए तो सही क्या क्या किया है। आज आप देखिए, केंद्र में आप चाहे नेतृत्व को लेकर केंद्र में मंत्री बनाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश। दूसरा विषय, ओबीसी जो अपने आप को छलावा, डरावा महसूस करता था कुछ लोगों के आगे। आपने उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के लिए क्या किया है जो आपको वोट दे? मैं तीसरी बार अपना सवाल कर रहा हूँ।
ओबीसी समाज के लिए आज आप देखिए आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा, हमने उनके आधार पर आरक्षण तय करने का काम करा। हमने तय करा कि ओबीसी समाज के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उन्हें नौकरियों में नेतृत्व मिलेगा, कैसे अच्छी जगह उन्हें भेजा जाएगा, कैसे उनकी जाएगा नहीं। 5 साल शासन किया है, किया क्या ये बताइए। आप देखिए क्या नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने। वही तो पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए एक सोच बनाई कि कैसे ओबीसी के बच्चे अच्छी तरह पढ़े। ओके, आपके पास तथ्यात्मक जवाब नहीं है। ये जवाब है ना सर, यही तो जवाब मैं दे रहा हूं। चलो आप हमसे कह रहे हैं किसी से पूछना कि इन्होंने क्या करा। अगर ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा तो इतना बड़ा ओबीसी समाज आप बताओ। मैं तो 5वीं बार पूछ रहा हूं कि क्या किया आपने। हमने आपको दोबारा बताया, ओबीसी को नेतृत्व पार्टी में देने का काम करा ताकि वो लोग अपने समाज में अपना स्तर बनाए। उसके अलावा मैं धर्मवीर चौधरी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत आपका। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जाट बिरादरी से आते हैं धर्मवीर जी, ये भी ओबीसी क्लास से ही जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, आप मुझे बताइए कि ओबीसी समाज का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज यादव सम्मेलन किया है, कल परसों में जाट सम्मेलन भी करेंगे। आप क्या धारणा रखते हैं, क्या वाकई में बीजेपी ने ओबीसी समाज के लिए अच्छा कार्य किया है, इंसाफ किया है, न्याय दिया है, जैसा कि हमारे दोस्त अंकित चौधरी दावा कर रहे हैं? ब्रजेश जी, जरा मुद्दा बड़ा है तो थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा दीजिएगा। आपसे ज़रा मेरी प्रार्थना है। इस देश में जब देश आज़ाद हुआ तो 1953 में काका कालेकर आयोग बना ओबीसी समाज के लिए। बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब ने ओबीसी के लिए जो प्रतिनिधित्व की बात की थी, मैं आरक्षण नहीं बोलूँगा उसको, उचित प्रतिनिधित्व की जो बात बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 340, 341 में जो की थी, उसके लिए काका कालेकर आयोग 1953 में बना। लेकिन 1977 तक उस रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने दबा के रखा और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जब बहुत साल तक वो काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में चली गई तो 1977 में मंडल आयोग बना। बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में जो मंडल आयोग बना, उसको भी कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया। जब 1989 में बीपी सिंह साहब की सरकार थी, जिसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां समर्थन दे रही थी, जब 1989 में मान्यवर साहब काशीराम जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और स्वर्गीय श्री देवीलाल जी के बहुत अथक प्रयासों से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, तो यह बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा उस समय देखने को मिला कि यह सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मंडल आयोग की सिफारिशें देश में लागू हुई, बीजेपी की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने, दोनों ने बीपी सिंह साहब की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अपने इरादे जाहिर कर दिए कि हम पिछड़ों के साथ नहीं हैं। जो आपने 45% क्या धर्मवीर जी, ना अंकित जी बीच में नहीं बोलिए। पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। नो प्लीज, पहले राउंड में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। देश में 52% की आबादी है और ये आज 65% आबादी है। जब 2014 में केंद्र में जाटों को 9 राज्यों में ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया गया, एक दिन पहले आधे अधूरे मन से कांग्रेस ने दिया। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे हिस्ट्री समझ लिया, हम कुछ वर्तमान की बात कर लेते हैं, वर्तमान सामाजिक परिवेश की भी बात करते हैं। एक सवाल लें आप मुझसे कि मायावती जी को ओबीसी समाज ने झूम कर वोट दिया। मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, एक बार तो फुल टर्म उन्होंने किया 5 साल का भी। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस समाज के लिए क्या किया? इस समाज ने तो आपको सर आंखों पे बिठाया। मैं बता तो रहा हूं, अरे मैं ब्रजेश जी वही आपको बता रहा हूं, आप सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। ये जो मंडल आयोग की सिफारिश है, 27% ओबीसी का आरक्षण देश में मिला हुआ है, तो वो सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की वजह से मिला हुआ है। और ये जो निकम्बी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, ये बीजेपी के वोट लेना चाहते हैं। इन्होंने जातिगत जनगणना को खारिज कर दिया, जबकि हम कहते हैं बीजेपी की बीएसपी की यह मांग है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
आप क्यों हमें हिस्सेदारी से वंचित कर रहे हो? और ये बीजेपी के लोग केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़कर आए थे और ओबीसी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। अंकित जी मैं टाइम दूंगा आपको, आप अपने टाइम में जवाब मंशा क्लियर थी, सवाल नोट कर लें। इन्होंने ऊपर से योगी आदित्यनाथ जी को उतार दिया और ये ओबीसी के कोई हितैषी नहीं है। 2000 थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं सुची विश्वास को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। सुची जी बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। सुची विश्वास जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू। मैं सुची विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुमत की सरकार बनाने में धन्यवाद, कामयाब हुए। धन्यवाद। और फिर दोबारा आपसे बता रहा हूं, आप मान ही नहीं रहे हो, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। अब आप शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। सुची जी आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन कर रही है, तो आप इसके बारे में क्या धारणा रखती हैं? कांग्रेस की क्या ओपिनियन है और पिछड़ा समाज के लिए आपके पास ऐसा क्या है? देखिए, सभी दलों को अधिकार है वो कोई भी सम्मेलन करें, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जाति, धर्म, समुदाय, नस्ल और पंथ से हटकर राजनीति की दिशा को तय किया है। और पुनः एक बार प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्त्रियों को 40% आरक्षण चुनाव में देने की बात कर पूरे विमर्श को एक अलग दिशा की ओर मोड़ दिया है। और दो लोगों ने मुख्य प्रश्न किए, एक तो जो बीजेपी से आया, तो जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है, जब संविधान लागू हुआ तो वो कह रहे थे ये तो हमारा संविधान ही नहीं है, यही कह के उन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई कि हम तो भाई मनुस्मृति के पालक हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई सफाई करने में एक आध्यात्मिक सुख है। और ज़्यादा डिटेल में मैं भागवत साहब के स्टेटमेंट्स में नहीं जाऊंगी, मगर जो उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जिसमें इनइक्वलिटी है, जो ये बात ही नहीं है, तो ये फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में जाति, धर्म, समुदाय की राजनीति करना ये एक सुपरफिशियल लेयर है। इसमें समाज का विकास, तो अब मैं समझती हूँ कि अब आधी आबादी को लेकर हमें जाति, धर्म, पिछड़ा या समुदाय से हटकर, दूसरा हमारे बसपा के साथी ने भाई हाथी के गले में कमल गट्टे की माला है, दलित की बेटी अब दौलत की बेटी है, हाथरस रेप पीड़िता के विषय में 2 शब्द नहीं कहे। कांग्रेस ने जो अब तक किया 70 वर्षों में वो सारा बेशक आपको ज्ञात है, किंतु आप कितना मुखर रहे पिछले कार्यकालों के दौरान, कृपया। और अभी बार बार ब्रजेश ने पूछा बताइए 5 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया, तो भाई एनआरएचएम तो किया, सीएमओ तमाम हत्याकांड है, वो भी ना याद हो तो नोटों की बड़ी बड़ी माला है, तमामों मूर्तियां, हजारों हाथी हैं, और उसके बाद भी कुछ बता हो तो और भी बहुत सारी कॉरिडोर की आप बीजेपी से कम बीएसपी से कुछ ज्यादा नाराज नहीं? ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना सबको अधिकार है वो अपने अनुरूप सम्मेलन करें, किंतु कांग्रेस का जो चाल और चरित्र है, चाहे वो फर्जी राष्ट्रवाद हो और चाहे जो उन्होंने उदाहरण दिए, हम जाति, धर्म, समुदाय, नस्ल से आगे बढ़ते हुए जो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी कहा कि 40% महिलाओं का आरक्षण, ये एक ऐसा विषय है जो आधी आबादी को मतलब ओबीसी वोट बैंक की जगह आप महिला वोट बैंक, इससे बड़ा मुझे लगता है बराबरी का संदेश देने के लिए मुझे लगता है कि आधी आबादी को मुखर रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण देने के लिए समानता में लाने, इससे बड़ी कोई और उद्घोष कोई हो सकता है मैं तो नहीं समझती। मुझे लगता है ये सबसे बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। अरुण राजभर की पार्टी एसबीएसपी इन दिनों समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में है और 27 तारीख को एक बड़ी रैली भी कर रहे हैं। अरुण आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा समाज का सम्मेलन कर रही है, आज यादव सम्मेलन भी उन्होंने किया। देखिए काफ़ी कुछ तो कर रहे हैं, अभी अंकित बता रहे थे कि कितना कुछ उन्होंने ओबीसी समाज के लिए किया है, आपका फिर भी मन नहीं भर रहा है? अब देखिए बंद कमरे में जो मीटिंग हो रही है वो सच्चाई सामने न आवे इसलिए उसको बंद कमरे में किया जा रहा है। पिछड़ों के नाम पर बहुत सारे नेता वहां राजनीति कर रहे हैं, लोडर की तरह राजनीति कर रहे हैं। जब समाज पे जुल्म होगा तो जुबान बंद कर लेंगे, जब समाज का अधिकार लूटा जाएगा तो जुबान बंद कर लेंगे, जब समाज का वोट लेना होगा तो सम्मेलन करने लगेंगे। तो ये हकीकत है कि सम्मेलन में जा कौन रहा है, ये देखने वाली बात है कि यादव सम्मेलन कर रहे हैं तो क्या उसमें यादव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वो यादव उसमें नहीं जा रहे हैं, उसमें वो भाजपा के लोग जा रहे हैं जो यादव बन करके जा रहे हैं। वो है जाति के ठाकुर, वो जाति के ब्राह्मण, वो जाति के भूमिहार, वो जाति के बनिया, वो अपनी पार्टी के नेताओं मत करो, अभी ये राजभर सम्मेलन भी करके दिखाएंगे, हर जाति का नेता बता दे रहे हैं। देखना आप देखिएगा उसमें कितने राजभर जाएंगे वो उनको भी पता होगा और हमको भी पता होगा कौन जा रहा है। अब जितने तो ये तो अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये बंद कमरे में सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप खुली जगह पे करके दिखा दो ना। तो 27 को देखिएगा ना, 27 को तो फैसला हो जाएगा
कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी किसके साथ हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि जो सामाजिक रूप से कमजोर, अभी पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की दुश्मन है। अगर ये पिछड़ों के हितैषी होते तो जातिवाद जनगणना जिस तरीके से चर्चा हो रही है, जातिवाद जनगणना कराते, जिन जातियों की सामाजिक स्तर से कमजोरी है, आर्थिक रूप से कमजोरी है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, उनको अलग से बजट बना करके उन जातियों को उत्थान के लिए काम करते, तो मुझे लगता कि इनकी अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज की दुश्मन है तो आप क्यों गले मिले थे, आप क्यों गठबंधन में गए थे, आप क्यों मंत्री बने थे इनके यहाँ? देखिए, बिल्कुल ये चीजें सही आपने कहा, वहां इसीलिए गए थे कि जो ये कहे थे कि सबका साथ सबका विकास, पिछड़ों को आगे किया था मलाई खाने और गए थे। सभी पिछड़े चौधरी जी, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। इसलिए वहां हम गए थे। बीएसपी कोई कमेंट राजभर पे ना करे और सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे। ये समाज, बहुजन समाज पार्टी के जितने बेचैन प्रवक्ता को बुला दिए है ना, ये आदमी के अंदर इतनी बेचैनी है जैसे लगता है कि सारा समय इन्हीं को चाहिए, जबकि लड़ाई में हैया नहीं है। इनकी मलाई खत्म हो गई वहां पे, इनकी मलाई। नो रनिंग कमेंट्री प्लीज, नो धर्मवीर जी प्लीज, धर्मवीर जी गलत कर रहे हैं आप, नो धर्मवीर जी गलत बात, रूल इज रूल, नियम सबके लिए समान है, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। संघर्ष कर रहे हैं, अब ये बेचारे चिल्लाने लग रहे हैं, कोई बोल रहा है उसमें बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है पट से बोल दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इन्होंने पिछड़ों का उत्थान कर दिया 4 बार सरकार बना के, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमने ये किया। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, को अगर धोखा कोई दे रहा है तो वो आप दे रहे हैं। 26 ब्लॉक हैं और 75 जिले हैं, उठा करके कमिश्नरी वार देख लिया जाए, एक भी पिछड़े आज के डेट में ना डीएम दिखाई देंगे, ना एसपी दिखाई देंगे, ना आईजी दिखाई देंगे, ना डीआईजी दिखाई देंगे। तो ये बीएसपी वाले आपसे नाराज क्यों हैं, कारण क्या है? आखिर इनका हक कौन लूट रहा है? ये बीएसपी वाले क्यों नाराज हैं आपसे? अब ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार, अब ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब ये कोसों दूर है लड़ाई से, ओवैसी के साथ घूम रहे थे, लड़ाई में नहीं, परसों बीजेपी के साथ घूम रहे थे, उत्तर प्रदेश का अभी ये कांग्रेस के साथ घूमेंगे, ये गली घूमेंगे, लेकिन इनको गली की बराबर भी जगह नहीं मिलेगी राजनीति में। अब मैं एक बात चाल चरित्र, नहीं, हल्के कमेंट ना करें, धोखेबाज लोग हैं जिन्होंने राजभर समाज, हल्के कमेंट ना करें, जो ओबीसी को धोखा देने का हल्के कमेंट ना करें, ये बिलबिला रहे हैं राजनीति में। राजभर जाति के नेता थे, लेकिन जब मर गए वो बेचारे, रात दिन बसपा की सेवा किए, बहन जी के पास फुर्सत तक नहीं मिला कि उनको जाके श्रद्धांजलि दे दें। किसको? यही सम्मान है इनके निगाह में पिछड़ों का। ये तो साबित हो गया, बहन जी ने राजभर समाज, प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर है हमारे, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भीम राजभर। नो रनिंग कमेंट्री प्लीज, ऑल राइट, जो ब्रजेश शुक्ला जी बुलाया जाए इस टाइम पे, थैंक यू, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज, थैंक यू ब्रजेश शुक्ला जी, ऑल राइट, थैंक यू ब्रजेश शुक्ला जी, थैंक यू अरुण प्लीज, ऑल राइट। ब्रजेश शुक्ला जी, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में चल रही राजनीति में पिछड़ा समाज का क्या महत्व है, यह समाज कितना ताकतवर है, इस समाज का राजनीतिक महत्व कितना है, और ये समाज के मन में क्या चल रहा है इन दिनों? ब्रजेश जी, पहले ये एक वर्ग हुआ करता था, मुझे याद है जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो पिछड़ा एक वर्ग था, लेकिन ये धीरे 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 अधिकारों की मांग, हर जो बहुत पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनके अंदर भी ये जागृत हुआ कि उनको नहीं मिल रहा पूरा हक जी, और ये मांग बड़ी तेजी से पकड़ती गई। और अब आप देखिए कि राजनीतिक दल तो उसी धारा में बहते हैं ना, तो अब जो वर्ग का सम्मेलन होता था वो जाति का सम्मेलन में बदल गया। अब इसकी ताकत का अंदाजा आप लगाइए कि आप लगातार जिसके साथ जुड़ा उसके साथ निर्णायक रूप से वो हुआ। जब तक बंटवारा होता था तो उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ऐसी नहीं बन सकी जिसको बहुमत हो। अब 2014, 2017 और 2019 मैं चुनाव के दौरे पे गया था, और जब यहाँ से लखनऊ से चला था तो मुझे बताया गया था कि ये जो गठबंधन है बसपा, सपा और रालोद का, वो एक तरफा स्वीप करने जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि जो गणित थी बिल्कुल वैसे ही थी। लेकिन आप देखिए इस वर्ग की ताकत देखिए,
जब मैं मुरादाबाद पहुंचा उसके बाद आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग गलत, लखनऊ में बैठ के गलत सोच रहे थे। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो जिधर मुड़ता है जी उधर ही निर्णय कर देता है, और उसने इतने मजबूत गठबंधन को पटकनी दे दी। आप देखिए कि कोई सोच नहीं सकता था। अब फिर एक बार यही है, इसकी ताकत को लोग समझ चुके हैं। अब वो जात के नाम पर जो वर्ग सम्मेलन होते थे वो जात के नाम पर सम्मेलन हो रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, अब मैं कहीं भी जाता हूं, मैंने दौरा शुरू किया है जी। कहीं भी जाओ, इस वर्ग के मन में अब एक लालसा है कि उसे व्यक्तिगत रूप से क्या मिला है। समाज एक अलग चीज है, समाज को जो मिल रहा है, लेकिन उसे भी कुछ, उसको भी कुछ अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई राजनीतिक हसरत है, उसको भी कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस वर्ग के मन में कोई राजनीतिक हसरत है? अब हसरत ये है कि नंबर एक बात तो उसे दिल्ली में तो वो देखता है, उसको आप देखिए 2019 में एक मायावती जी जब लौटती थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और कहती थी साहब ये बैकवर्ड नहीं है। वो चूंकि जानती थी, राजनीति को समझने की उनकी दृष्टि बड़ी मजबूत है, वो समझ गई थी कि ये चीज होने जा रही है। ऐसा क्यों है तो ब्रजेश जी कहती थी कि जब जिसका मन करता है वो केशव मौर्य नाम की कमजोर नस बीजेपी की दबा देता है, जैसा अभी धर्मवीर चौधरी ने किया? हाँ, नहीं ये एक और उस नाम के चलते बीजेपी अंडर प्रेशर आती है। ये एक मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा कितना कारगर होगा चल के आगे चल के। कारण क्या है कि इसको जो मैं देख रहा हूं तो उसमें केशव मौर्य भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, और बहुजन समाज पार्टी के वे नेता भी हैं जो पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक चीज है कि उन्हें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या कष्ट झेलने पड़े हैं, क्या नहीं झेलने पड़े हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये धीरे पर आप धीरे ये मानते आगे हैं बढ़ कि रहा ये है। निर्णायक स्थिति में है इस बार ओबीसी समाज? हाँ, जो निर्णय करेगा वो निर्णायक करेगा जी। और बीरेन जी भी आ गए डिबेट में। अब बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे अब जानना एक चाहता हूं चीज कि बताना चाहता था जी, आप ब्रजेश जी कंप्लीट कर लें, फिर मैं बीरेन जी को। जी ब्रजेश जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि अखिलेश यादव बड़ी चतुराई से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी चतुराई से आपका जी ने जो मतलब? बात कही, और मतलब बहुत ही संतुलित प्रचार कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कुछ हो रहा है कि जिससे किसी के भावनाएं एग्रेशन नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? अभी 2 दिन पहले नहीं, वो 2 दिन पहले ये मिले हैं, अवाजी ब्राह्मण ठाकुर बनिया नकाय सबको न्योत दिया इन्होंने पूरा। ये सभा उनकी सहायता करने आए, उनका सत्यानाश करने आए, उनकी पूरी उसको समाजवादी पार्टी के वो बता दें। जी। और बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि बीजेपी इस तरह नहीं करते। बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी की जुलाई से यात्रा जारी है जो राजपाल कश्यप और नरेश उत्तम पटेल लेकर निकले हैं। अब इन दिनों मैं देख रहा हूं एक चेंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि पिछड़ा वर्ग पर फोकस सबका बढ़ गया है। सिर्फ पिछड़ा वर्ग ही नहीं बल्कि अब इनमें जातियों के सम्मेलन भी शुरू हो गए हैं। आप इसका इम्पैक्ट का असेसमेंट किस तरह से करते हैं? देखिए, ये बात जरूर है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उस समय बीजेपी को सभी जातियों का वोट मिला था, और वो जादू उत्तर प्रदेश में 2017 में भी चला, जब सारी जातियों ने, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे ओबीसी, दलित हो, यूथ हो, सब ने जाति के बंधन तोड़कर वोट दिए। 2017 में तो यहाँ तक कहा गया कि भाई यादव और दलित भी बीजेपी को वोट कर गया, ये लोग उसको रोक नहीं पाए। लेकिन आज जो यादव सम्मेलन किया बीजेपी ने, उस होर्डिंग में जितनी फोटो लगी हैं, उनके घर वालों को भी वो अपने वोट दिला पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुकी है। अगर बीजेपी ने सबका काम किया है, सबको संतुष्ट किया है, तो फिर उसको तो 40 के बजाय 70% वोट मिलना चाहिए इस बार। विपक्ष का सफाया हो जाना चाहिए। तो ये जातिवार सम्मेलन क्या करने की जरूरत पड़ती? और ये जो विकास का नारा, ये चुनाव विकास पे लड़ा जाएगा कि जाति पे? ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये जो मुद्दे होते थे, ये कहीं रहेंगे कि खाली जाति ही सब कुछ है चुनाव में? तो ये
सब पार्टियां अगर कह के बाद में मुकर जाएंगी और जातियों को साथ में हम लगेंगी, तो ये सब जो बातें करते हैं सब बरगलाने के लिए है, झूठ है। दूसरी बात यह है कि धुआंधार वोट मिला, 2017 में मिला, यादव दलित तक का वोट आपने लिया। तो जब इतना सब काम कर दिया आपने, तो फिर इस बार तो बम्पर मामला जीत होनी चाहिए। अच्छा, जितना 27% ओबीसी की बात आती है कि 27%, उसमें 10% अकेले यादव है, तो बीजेपी कितना यादव को वोट हासिल कर लेगी? राजभर एक बड़ी ताकत पूर्वांचल में बने, कल तक बीजेपी के साथ थे, उनको जिताया, अब उनका असर क्या समाप्त हो गया या उनका असर कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, अब तो वक्त ऐसा आ गया है कि सरकार जातियों का सम्मेलन करे या सरकार उपलब्धियों का बखान करे या हिंदू मुस्लिम करे, जिसको जहां वोट देना है उसने मन बना लिया है। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, यूथ जो किसी भी जाति का हो, वो सिर्फ नौकरी पसंद, रोजगार पसंद रहा है और वो ये चाहता है, उसकी एक बहुत बड़ी संख्या है। उसका मूड क्या है, वो किधर वोट देगा, ये सब बातें बड़ी मायने रखती हैं। युवाओं के बीच जाति कहाँ चल पाएगी? तमाम सारी और बातें लोग लुभावन बातें हैं, वो चुनावी वादे हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आप जिस व्यवस्था में हैं उस व्यवस्था में हम साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, तरक्की की बात। तो फिर ये जाति की बात कहाँ से आती है? धर्म और पाखंड की बात कहाँ से आती है? इनको स्थान नहीं मिलना चाहिए जी। लेकिन अब इसका कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपनी लोगों में बैठते हैं तो वहाँ जात की बात करते हैं, जहाँ काम जरूरत पड़ती वहाँ मानव और इंसान और धर्म की बात करने लग जाते हैं। समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। एक समय था जब लोग किसी का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, आज उन्हीं के साथ गले में गले डालकर उसी हवा में सांस लेते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं। तरक्की ने, शिक्षा ने ये सब बदलाव किए, लेकिन अभी पूरी तरह से वो बदलाव नहीं कर पाई है, क्योंकि यहाँ जात की बात जारी है। फिलहाल हम आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वहाँ चुनाव ही सब कुछ है, चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना सब कुछ है, चाहे वो जाति से मिले, चाहे पैसा से मिले और चाहे बाहुबल से मिले। अपराधियों को टिकट क्यों दिया जाता है? जात के आधार पर टिकट क्यों दिया जाता है? धन बलियों को, पूंजीपतियों को, ये तो हमेशा, ये तो जब से लोकतंत्र बना हर बार डिबेट होती है, जवाब आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जनता को फौरी लाभ चाहिए, फौरी लाभ के लिए वो गुमराह भी हो जाती है। बीजेपी के साथ तो पूरे प्रदेश की जातियां हैं और जो काम हुआ है 4 साल बेमिसाल, तो उस काम से तो जो जनता को, जिसको फायदा महसूस हो रहा होगा वो वोट देगा, जिसको नुकसान महसूस हो रहा है, देखिए जो काम करते हैं उनको बहुत समूह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि बीजेपी के पास संगठन बहुत बड़ा है, हर जात के लोगों को इसी बहाने बुलाकर वो सम्मानित करते हैं, लेकिन समीकरण भी तो कोई चीज़ है। बीजेपी उस समीकरण को देखिए कब साथ पाती है। निषाद को लिया, अनुप्रिया पटेल उनके साथ है, लेकिन राजभर हाथ से निकल चुके हैं। अब ये कमी वो कैसे पूरा करेंगे, किस जात से पूरा करेंगे? वो अनिल राजभर सम्मेलन कर लें, उसका कितना वजन है? अब आप बताइए कि सुभाष यदुवंश और वो जौनपुर वाले मंत्री गिरीश यादव, ये लोग आज सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, राज्य मंत्री थे, तो इनको भी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी वीरेन जी, क्योंकि यादव और दलित समाज में आप मायावती को देखिए, उनके वोट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। एक आध चुनाव में भले भटक गया हो, लेकिन वो फिर मायावती के साथ इंटैक्ट होता है। कुल मिलाकर खाली कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है, न बैंक है, लेकिन वो महिलाओं को लेकर आई है। अब वो स्कूटी, महिला, मोबाइल चमत्कार करता है कितना, ये देखना होगा। बहरहाल, जात पर एक साहित्यकार ने लिखा है
कि वो लिखते हैं हिंदू मुस्लिम ठाकुर बाभन और पठान, और सब एक दूजे पर हंसते हैं जैसे उदय वैसे भान, और धर्म और जात और वंश घराने बस इतनी सबकी पहचान, और जो करता है काट गिराऊं जी करता है काट गिराऊं धर्म जात वाली चट्टान, और कागज पत्थर फाड़ के फेंकूं सब बंटवारे के सामान, और नाम के खाने में लिख डालूं केवल और केवल बस इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत मौजूद बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पिछड़ा समाज के अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, एमएलसी और प्रवक्ता हैं। इस वक्त बुंदेलखंड के दौरे पर हैं और वहाँ झांसी से मेरे साथ इस वक्त वीडियो लाइन पर कनेक्ट हैं। कश्यप जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का समाजवादी पार्टी के पास, जो आप लार्जेस्ट अपोजिशन हैं, आपके पास इसका जवाब क्या है, काट क्या है आपके पास इसकी? देखिए, बीजेपी ब्रजेश जी बहुत परेशान है, और परेशान न होती तो पितृपक्ष में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करती, और वो ऐसे मंत्री बने जिनको आवास भी नहीं मिल पाएगा और तब तक चुनाव आ जाएगा। दूसरी बात कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तो पिछड़ों के लिए किया है, माननीय नेताजी ने 27% आरक्षण लागू करने का काम किया, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का काम किया, जिससे दाखिला मिलता है, नौकरियां मिलती है, और यूनिवर्सिटी में दाखिला और नौकरी, जो कोटा था जाटों का, और उसको भी कम करने का काम किया, और उसमें भी आपने, अरे भाई, अरे एक सेकंड, धर्मवीर जी रुक जाएं, सिर्फ राजपाल कश्यप बोलेंगे, ओनली राजपाल कश्यप। पंचायत में जी पंचायत में आरक्षण, शांत रहे आप लोग, मैं सबके पास बारी बारी आऊंगा, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया, पंचायतों में आरक्षण, नगर पालिका में आरक्षण लागू करने का काम किया जी, और समाजवादी पार्टी ने, रुक जाए चौधरी जी, रुके चौधरी जी, रुके चलने का काम किया, जो समाज में पिछड़ गए। चौधरी जी रुक जाइए, डिबेट हम सिस्टमैटिक चलाएंगे, आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात रखना। जनता अब किसी के झांसे में आने वाली नहीं है ब्रजेश जी। जनता को लगता है कि उत्तर प्रदेश को कोई चला सकता है वर्तमान में, माननीय अखिलेश यादव जी। और आपने देखा होगा विजय यात्रा निकली, और विजय यात्रा निकली उनकी, तो लाखों लाख लोग जाति धर्म का बंधन तोड़ के उनके साथ से खड़े हैं, और पिछड़े, दलित, आदिवासी, अगड़े, व्यापारी सभी लोग खड़े हैं। और समाजवादी पार्टी तो 11 नवंबर को पश्चिम में करने जा रही है कश्यप महासम्मेलन पिछड़ा। ऑलराइट, मेरा वीडियो लिंक उनसे टूट गया, मैं वापस कोशिश करूंगा जोड़ने की। अंकित चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर हैं। अंकित, मैं आपसे समझना चाहता हूं और फिर वही सवाल मैं आपसे दोहराता हूं कि ओबीसी समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे, आप उसके कारण बताइए। देखिए, हमारा एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी के आने से पहले जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो बनाया था उसे, चौधरी जी रुक जाइए, आपको क्या हो गया है आज? चौधरी जी क्या हो गया आज आपको? आप बोलने नहीं दे रहे हैं किसी को, ऐसा ना करें। डिबेट में अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। आपकी बारी में आपको पर्याप्त समय रहेगा, आप बोल लीजिएगा। अभी बीजेपी की बारी है, उनको बोलने दीजिए। आपको टाइम नहीं मिले तब आप इंटरप्ट करें प्लीज। यस अंकित चौधरी, गो अहेड। आप देखिए, जो अब से पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग था, माननीय मोदी जी के आने से पहले 2014 से पहले, उसे पूर्ण अधिकार नहीं था। हमने 123वें संविधान में को अनुच्छेद 338(b) से जोड़ते हुए इसे सिविल कोड का दर्जा दिया, ताकि ओबीसी का प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्मान, अपने अधिकार की लड़ाई हो, और कोई भी उनके हितों का हनन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आज ओबीसी आयोग जो पिछड़ा वर्ग का आयोग है, वो अनुसूचित आयोग के बराबर होता है। इससे पहले केवल और केवल ओबीसी को छला है, जिसका कारण 2014 में जनता ने, ओबीसी ने दिखाया, माननीय मोदी जी को इस देश के लाल किले पर झंडा फहराया, और 2017 में माननीय योगी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, ये लोग आज इस स्थिति में है कि किसानी बिल्ली खंबा नोचे, आज से पहले कुछ करा नहीं। और हम आपको बताना चाहते हैं ब्रजेश भाई, क्योंकि भारत समाचार एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है,
और यहाँ की कही हुई बातें पूरे देश और विदेश में जाती है। हम लोग केवल चुनाव के समय नहीं, हम लोग प्रत्येक वर्ष हर समय प्रत्येक बिरादरी का, प्रत्येक दल का सम्मान करते हैं, ताकि लोगों को लगे जो लोग ओके, ऑल राइट, समुदाय के लिए काम करते हैं। मैं धर्मवीर चौधरी को आमंत्रित करता हूं। केवल 1 मिनट, केवल ब्रिजेश भाई केवल 1 मिनट लूंगा। अच्छा, 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड ओनली। हम लोग हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा परिवार से बड़ा, हाँ वो मैं समझ गया आपकी लाइन। ओके ओके, ऑल राइट। दूसरा विषय, हाँ नहीं, प्लीज आप रुक जाएं। अगर डिबेट के बाद टाइम बचेगा तो दूंगा, वादा। अभी रुक जाइए धर्मवीर चौधरी जी, गो अहेड। 1 सेकंड रुक जाइए। अंकित जी प्लीज, अंकित जी प्लीज केवल 10 मिनट मैं दूंगा टाइम, बचेगा तो निश्चित टाइम दूंगा, बचेगा तो दूंगा। आप 1 सेकंड रुक जाएं प्लीज, मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बोले। ये लोग आज बिरादरी की बात करते हैं, आज समाज की बात करते हैं। ये लोग पूरे 5 साल कहाँ जाते हैं? हम लोग 5 साल समाज के बीच में जाते हैं, समाज के लोग थैंक यू, शुक्रिया अंकित। आप सिर्फ धर्मवीर चौधरी बोलेंगे। थैंक यू। धर्मवीर चौधरी जी बोलिए। या पहली बार डिबेट में बैठे हो? धर्मवीर जी बोलिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आज आप क्यों गुस्से में बैठे हुए हो? बोलिए आप धर्मवीर जी। ब्रजेश जी, मैं इसीलिए आज गुस्से में हूं क्योंकि ये जो पार्टियां हैं, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। ये तो भला हो बाबा साहब के संविधान का, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का और माननीय नहीं, सिर्फ धर्मवीर जी बोलेंगे प्लीज। जो माननीय ओनली धर्मवीर जी भी पहली बार उत्तर प्रदेश में सीएम बने। हमने उत्तर प्रदेश में सीएम बनाने का काम मुलायम सिंह जी को किया। और ये जो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है, ये उजागर हो चुका है कि ये ओबीसी के वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी का भला नहीं करना चाहते। हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने नो अंकित जी प्लीज, अंकित जी गलत कर रहे हैं आप। सिर्फ धर्मवीर जी बोलेंगे। 2007 से 12 सिर्फ तक धर्मवीर चौधरी बनाई थी ब्रजेश जी, उसी पैटर्न पर आज हम दोबारा से उत्तर प्रदेश में जाति तोड़ो समाज जोड़ो और वही सोशल इंजीनियरिंग, वही सामाजिक भाईचारा के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ब्राह्मण समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ओके, थैंक यू। सब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को याद कर रहे हैं। हमने सिखों के ओबीसी में 27% नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर तो मैं मानता हूँ कि आप दूसरों के मुकाबले आपका परसेप्शन ज्यादा ठीक है। 27% कोटे में जाटों को, गुजरों को, त्यागियों को, सबको आरक्षण देने का काम किया। थैंक यू, ऑल राइट। सुची विश्वास, ऑल राइट, शुक्रिया सुची विश्वास जी, थैंक यू। बहुजन समाज पार्टी जितना भला कर सकती है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद सुची विश्वास जी। सुची विश्वास जी, ओबीसी समाज की दरअसल आकांक्षा क्या है? कांग्रेस क्या उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को पूरा कर पाने की स्थिति में है? सुची विश्वास जी। देखिए, कांग्रेस ने एक नया नैरेटिव दिया है और अभी सभी सोशल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस, अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो न केवल 5 बरस का कार्यकाल या उधर 7-8 बरस का कार्यकाल, जो अब तक की पॉलिसी है, आप उनकी कार्यशैली को देखें। क्या ये भांति भांति के कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी बेस्ड सम्मेलन करने से, चूंकि अब भाजपा हतोत्साहित है, तो ये जो उनका सांप्रदायिकता का आधार है, फॉसिस्ट पॉलिटिक्स है, जो उनकी कट्टरवादी अप्रोच है, फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में समुदाय को सिद्ध करने की जो उनकी योजना है, वो आपने नहीं बोली, प्लीज अंकित जी नो। मैं पूरा कर लूं, अंकित जी नो प्लीज, सिर्फ सुची विश्वास, ओनली सुची विश्वास, यस गो अहेड मैडम। लेकिन जो ये इनका हतोत्साहित होने के बाद विभिन्न कास्ट, कम्युनिटी और क्रीड को मैनेज करने का जो तरीका है, उसमें ये अपनी कमियों, अपनी नाकामियों और अपनी जो दुर्गति की है प्रदेश की, जो ठोको नीति लाए, एनकाउंटर पॉलिसी लाए, जो जेसीबी का सिस्टम लेके आए, जो जेलों में हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो 80 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं और जो 220 रुपए में सरसों का तेल आ रहा है। क्या कर सकती हैं? आपके पास कुछ हमने किया है, हमने पूर्व में भी किया है। और अंकित जी नॉट इंटरप्ट प्लीज। मैं एकमात्र महिला पैनलिस्ट होने और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच भी ये कहती हूँ कि अपने अपने दलों में कम से कम 40% महिलाओं को लाकर देश को विकास की ओर ले जाएं, इस राजनीति से बाहर निकल कर आए। आप गेम बिगाड़ना चाहते हैं, आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं और आप इक्वलिटी को लागू नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर बात करती है, इक्वलिटी की बात करती है। आप वहाँ बुलेट ट्रेन बांटिए, कौन रोक रहा है आपको? पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? धर्मवीर जी आज घर पे झगड़ा करके बैठे हो क्या? पूरी बहुजन समाज पार्टी के पास मायावती जी के अतिरिक्त कोई एक महिला नेता है तो उसका नाम बता दीजिए। पूरे भारतवर्ष में बहन मायावती जी नोटों की माला पहनकर, राजनीति में सत्ता नोटों की माला पहनकर कांग्रेस
एनआरएचएम का पूरा फंड हजम करके ओके ऑल राइट, नहीं, जगह तो अरुण राजभर को लाया जाए। जगह सुनिश्चित है। थैंक यू। आप अपनी चिंता कीजिए। आप समाज अरुण राजभर को लाया जाए स्क्रीन पे। अरुण, मैं आपसे जानना, थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। धर्मवीर जी थैंक यू, धर्मवीर जी थैंक यू। अरुण राजभर, ओबीसी समाज के लिए आपके पास क्या प्रस्ताव है? राजभर कम्युनिटी करीब 4% है उत्तर प्रदेश में, ऐसी मान्यता है। आपके पास क्या एजेंडा है ओबीसी समाज को लेकर? देखिए, ओबीसी समाज का उत्थान तभी होगा जब उसके अंदर शिक्षा होगी, और सब सरकारों को शिक्षा के प्रति जागरूकता करने के लिए जब बजट देना पड़ता है तो सरकारें बजट देने से मुकर जाती हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर उठाकर देखेंगे तो 5,844 शिक्षकों का आरक्षण कौन लूटा? सरकार, भारतीय जनता पार्टी। ओनली अरुण राजभर जी बोले। हुआ क्या है, इन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। चौधरी जी को बुलवा लीजिए, बड़ा परेशान है। नहीं, आप बोलिए, अरुण जी सिर्फ बोलेंगे। ओनली अरुण राजभर बोलेंगे। हाँ बोलिए अरुण जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि समाज का उत्थान तभी होगा जब समाज में शिक्षा की जागरूकता बढ़ाई जाएगी। हम उसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए समाज में शिक्षा कैसे हो, आज प्राइमरी विद्यालय में और प्राथमिक विद्यालय में दोनों स्कूल में आकर देखेंगे तो जो अमीर तबका है उसको व्यवस्था शिक्षा का अच्छा मिल रहा है, जो गरीब तबका है उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। आप किन शर्तों के आधार पर समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं? क्या समाजवादी पार्टी आपकी सभी शर्तों को मानती है? देखिए, पहला नंबर शर्त यह है, डील क्या हुई है? हाँ वही डील पूछ लिया। लड़ाई लड़ते हैं। आज आप घर पे लड़े हो और टीवी पे लड़ रहे हो हमारे सामने। हाँ बोलिए अरुण जी, बोलिए। डील क्या हुई है? आप पूछ लिया। इतना परेशान है, बेचैन है कि अनुशासन भूल चुके हैं। बहन जी आज इनको समझा देंगे बढ़िया, सबको लगता है। ओके अरुण बोलेंगे। अंकित एक सेकंड रुक जाओ ना, आप लोग क्यों बेचैन हो? ऐसे कोई बैटन लेके भाग तो रहा नहीं है, एक एक करके बात रख लो। सिर्फ अरुण राजभर बोलेंगे। यस अरुण गो हेड, आपके पास 30 सेकंड और बचे हैं। अरुण गो हेड। देखिए, हमारे पास हम लोग जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर साथ खड़े हुए हैं। हम घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पर हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पर जो अमीरों को व्यवस्था मिल रही है शिक्षा में, वही गरीबों को भी शिक्षा देने के लिए हम ललकार रहे हैं। हम उसके मुद्दे पर साथ खड़े हो रहे हैं। हम सामाजिक न्याय के लिए खड़े हो रहे हैं। हम भाईचारा पैदा करने के लिए खड़े हो रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान का नफरत पैदा करने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। हम समाज के हर वर्गों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बंजारा जाति है, आज उत्तर प्रदेश में अर्कवंशी जाति है, उत्तर प्रदेश से बारी जाति है, खंगार जाति है। आज इनके बेटा और बेटी शिक्षा के अभाव के कारण आज नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारी पहली प्राथमिकता होगी ज्यादा बजट दे करके समाज के हर वर्गों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि जब वो शिक्षित होंगे तब रोजगार पाएंगे, तब नौकरी पाएंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे, तब पिछड़ों का उत्थान होगा, तब दलितों का उत्थान होगा, समाज के हर वर्ग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सरकारें जो चिल्ला रहे हैं बार बार बैठ करके, ये इतना चिल्लाने के लिए परेशान हो गए। और आजम खाजी बेचारे जेल में डलवा रखे हैं, उनकी समाजवादी पार्टी नहीं ले रही है। लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वैसे आप लोग डिबेट का लास्ट जो चल रहा है, इनका भी लास्ट सेगमेंट चल रहा है। थैंक यू। ओके ऑलराइट, ब्रजेश शुक्ला जी को लाया जाए, मत लड़िए, कोई फायदा नहीं। आप लोग तो समाज के हित के लिए बैठे हैं और यहीं सिर्फ डबल किए ले रहे हैं। ओके थैंक यू, सबको खामोश कीजिए और ब्रजेश शुक्ला जी को लाया जाए स्क्रीन पे। ब्रजेश जी, आप मुझे बताइए कि ओबीसी समाज की आकांक्षाएं, राजनीतिक सपने और इनकी हसरतें क्या हैं इस बार? देखिए, ओबीसी जो अति पिछड़ा और अति पिछड़ा, जैसे आज यादव सम्मेलन किया तो वो कोई सम्मेलन कर ले, लेकिन उसमें अधिकांश वोट जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। सारी लड़ाई हो रही अति पिछड़ों को लेकर के। अति पिछड़े किधर जाते हैं? उनकी आकांक्षाएं बस यही हैं कि एक तो एक वर्ग जाति को लेकर है, एक जाति स्वाभिमान को लेकर है, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। आप जब लोगों से बात करेंगे तब वो पता चलेगा कि वो अपने स्तर पर सोचते हैं कि मुझे क्या मिला, इस सरकार में क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये मुख्य है। और इस हिसाब से ये तय होगा कोई कितना ही चिल्लाए, उन्हें मालूम है मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला। यही उनकी महत्वाकांक्षा है और इसी आधार पर उनको निर्णय करना है। जी
ऑलराइट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आप सबने बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक मसले को लेकर परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत की। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।